मांग की लोच को मापने की रीतियाँ। मांग की लोच पढ़ने के बाद जो अगला प्रश्न आता है दिमाग में वो यही होता है कि आखिर इस मांग की लोच को मापा कैसे जाता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मांग की लोच को मापने की रीतियों की, जो है मुख्यतः 3: कुल व्यय रीति, ज्यामितीय रीति और प्रतिशत या अनुपातिक रीति, और जिसे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया है और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत या अनुपातिक रीति से। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया और इस रीति के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इस रीति के अनुसार जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है: ईडी मांग की लोच बराबर ऋण मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। और मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकालने का सूत्र होता है मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग गुणे 100। और ठीक वैसे ही कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकालने का सूत्र है कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणे 100। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि Q1 Q क्या है। Q1 है नई मात्रा और Q है प्रारंभिक मात्रा या मांग, जिसे हम डेल्टा Q बटे Q से भी बता सकते हैं। ठीक वैसे ही P1 है नई कीमत और P है प्रारंभिक कीमत, जिसे हम डेल्टा P बटे P से भी बता सकते हैं। अगर इस समीकरण को हल किया जाए तो ऋण डेल्टा Q बटे Q गुणे P बटे डेल्टा P हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण विधि में भाग गुणे में और अंश हर में बदल जाता है। इस प्रकार मांग की लोच बराबर P बटे Q गुणे डेल्टा Q बटे डेल्टा P हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण से भी इसे समझते हैं कि एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग अगर 1000 इकाइयों से बढ़कर 1200 इकाई हो गई है तो मांग की लोच की गणना कैसे की जाएगी। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 15% दिया हुआ है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन 1200 ऋण 1000 बटे 1000 गुणे 100। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 1200 में से 1000 घटाने पर 200 बटे 1000 गुणे 100 आया है। और इस प्रकार इस समीकरण को हल करने पर उत्तर आया 20%। अब मांग की अगर प्रतिशत लोच हमें निकालनी हो तो हल करने के लिए हमें लिखना होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20% बटे 15%, और ये किस में होगा, ऋण में, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत परिवर्तन में गणना करते हैं तो सूत्र में ऋण लगा हुआ होता है। और इसे जब हम भाग देंगे तो 1.33 आएगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। ठीक वैसे ही अगली जो विधि है वो है ज्यामितीय या बिंदु रीति। इस ज्यामितीय रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ज्यामितीय रीति के आधार पर उस बिंदु का निचला भाग जितने भी सेंटीमीटर का हो उसे लिखा जाता है, और फिर उसके ऊपर के भाग का सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। और भाग देने पर अगर भागफल इकाई के बराबर आए, इकाई से कम आए या इकाई से अधिक आए तो उस आधार पर यह कह दिया जाता है कि मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम या इकाई के बराबर है। और यहाँ मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से भी इस बात को समझा दिया है। यहाँ
अगर सरल रेखा के रूप में मांग वक्र है तब तो बड़ी आसानी से मांग लोच की श्रेणियां निकल जाती हैं, लेकिन अगर वक्र के रूप में मांग वक्र है तब उसे निकालने के लिए स्पर्श रेखा का खींचा जाना जरूरी हो जाता है। और इस चित्र में हमने स्पर्श रेखा खींचकर इस बात को बताया है कि किस प्रकार आप मांग की लोच को निकाल सकते हैं। जैसे इस चित्र में अगर मैं P बिंदु पर निकालना चाहूँ मांग की लोच तो हो जाएगा PP बटे PA, और Q बिंदु पर निकालना चाहूँ मांग की लोच तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद QB1 बटे QA1। इस सेंटीमीटर को मापने के बाद मैं अलग अलग बिंदुओं पर बड़ी आसानी से गणना कर सकती हूँ मांग के लोच की। तीसरी और बहुत ही लोकप्रिय विधि है कुल व्यय रीति, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। और इस रीति के माध्यम से न सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण व्यय में उस वस्तु को खरीदने में होने वाले खर्च में कितना परिवर्तन हुआ है, बल्कि उसकी दिशा को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस रीति के अनुसार मांग लोच की 3 श्रेणियां होती हैं: इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम मांग लोच, और जिसे मैंने यहाँ पर एक तालिका के रूप में आपको दे दिया है ताकि आपको याद करने और पढ़ने में आसानी हो। मांग की लोच अगर इकाई से अधिक है तो इसका अर्थ है कि कीमत बढ़ने या घटने पर कुल व्यय कम हो जाए या बढ़ जाए। ठीक वैसे ही अगर मांग की लोच इकाई के बराबर है तो इसका अर्थ है कि कीमत के बढ़ने या घटने पर कोई भी परिवर्तन ना हो। और अगर मांग की लोच इकाई से कम आती है तो इसका अर्थ है कि कीमत के बढ़ने या घटने पर कुल व्यय या तो बढ़ जाए या घट जाए। अब चलिए इसे हम एक करके तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं। मांग की लोच इकाई से अधिक। अगर मांग की लोच इकाई से अधिक है तो इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसके कुल व्यय में वृद्धि हो गई है, या उसकी कुल व्यय कीमत बढ़ने पर उसका कुल व्यय कम हो गया है। अब इसे तालिका द्वारा देख लेते हैं। वस्तु की कीमत है 5 रुपये प्रति इकाई और 2 रुपये प्रति इकाई। 5 रुपये पर मांगी गई मात्रा 100 है और 2 रुपये पर मांगी गई मात्रा 300 है। अब अगर आप 5 गुणा 100 करें तो कुल व्यय हो जाएगा 500, और 2 गुणा 300 करें तो कुल व्यय हो जाएगा 600। इस तालिका से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कुल व्यय 500 से बढ़कर 600 हो गया है। अतः यहाँ पर इकाई की लोच अधिक है, या हम कहें कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, और जिसे इस चित्र के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस चित्र में भी अगर आप कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच का अनुपात देखें तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल निकालने पर NR1 Q1 का क्षेत्रफल कम है, और कीमत में कमी होने वाली कमी के कारण कुल व्यय बढ़ गया है। इस वजह से मांग की लोच इकाई से अधिक है। ठीक इसी तरह मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। इसकी व्याख्या करते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी अगर कुल व्यय समान रहे तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे वस्तु की कीमत 5 रुपये से 2 रुपये हो जाने पर मांगी गई मात्रा 100 से बढ़कर 250 हो गई है, लेकिन कुल व्यय 500 ही है, तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। और इसे अगर चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए तो PRNP1 का क्षेत्रफल बराबर है NR1 Q1 के। तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। मांग की कीमत लोच इकाई से कम होने पर, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यय में
कमी हो जाती है तो यहाँ मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो जाती है। जैसे वस्तु की कीमत 5 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गई है, मांगी गई मात्रा 100 से बढ़ी है, 200 हुई है, किंतु कुल व्यय को अगर आप निकालेंगे तो 200 गुणा 2 करने पर 400 और 100 गुणा 5 करने पर 500 आएगा। तो आपको कुल व्यय में स्पष्ट हो रहा है कि 100 रुपये की कमी हो गई है। तो यहाँ मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। और इसे चित्र में अगर आप देखें तो देखते ही आप जान जाएंगे कि P1 RN का क्षेत्रफल अधिक और NR1 Q1 का क्षेत्रफल कम है, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। इस प्रकार बहुत ही सरल रूप में हम मांग की कीमत लोच को या मांग की लोच की माप हम कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मैंने मांग से संबंधित अपने अन्य वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आप मांग से संबंधित किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ मेरा एक विनम्र आग्रह आप सभी से है, इस वीडियो को देखने वालों से है कि आप इस वीडियो को अर्थशास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वालों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अर्थशास्त्र एक सरल और लोकप्रिय विषय के रूप में छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाए और छात्र इस विषय को लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की सोच सके। याद रखिएगा, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।